दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल एंड मोर चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसटी मोटर के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एसटी मोटर की ओवरहोलिंग किस प्रकार करी जाती है। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, हमने 3300 किलोवाट की एसटी मोटर ली है। इस मोटर की हम ओवरहोलिंग करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। एसटी मोटर की ओवरहोलिंग करने से पहले हमें इसके कपलिंग को खोलना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस मोटर के अंदर कपलिंग लगी हुई है। इस कपलिंग को हमें फैन की कपलिंग से अलग करना होगा। यहाँ पर हमने कपलिंग के बोल्ट खोल लिए हैं। अब हमें मोटर के फाउंडेशन के बोल्ट खोलने होंगे। इसके बाद मोटर के फाउंडेशन बोल्ट, मोटर की कूलिंग के लिए जो पाइप है उसे खोलना होगा। उसके साथ ही मोटर के कनेक्शन भी खोलने होंगे। इस मोटर के अंदर हमें रोटर और स्टेटर के कनेक्शन खोलने होंगे। उसके साथ साथ जो कंट्रोल वायरिंग के कनेक्शन किए गए हैं, जैसा कि वाइब्रेशन सेंसर के कनेक्शन, आरटीडी के कनेक्शन और कूलिंग फैन के जो कनेक्शन किए हुए हैं, उन्हें भी रिमूव करना होगा। मोटर के सारे कनेक्शन खुलने के बाद मोटर की मेगर वैल्यू ली जाएगी। मेगर वैल्यू लेने के लिए हमने यहाँ पर डिजिटल मीटर लिया है। इस डिजिटल मीटर से ही हम मोटर के अंदर सारे टेस्ट करेंगे। मोटर के अंदर जो जो टेस्ट हमने किए हैं उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको बताई है। मोटर के अंदर हमने डीडी टेस्ट किया है, डीएआर टेस्ट किया है, मोटर की पाई वैल्यू चेक करिए। उसके साथ साथ मोटर के अंदर वाइंडिंग का कैपेसिटेंस चेक किया है और लीकेज करंट चेक किया है। उसके साथ ही मोटर का इंडक्शन और मोटर के रेजिस्टेंस भी हमने चेक किया है। मोटर का अभी हमने टेस्ट कर लिया है। अब हम मोटर की ओवरहोलिंग करेंगे और ओवरहोलिंग के बाद फिर से टेस्ट करेंगे और दोनों वैल्यू को कंपैरिजन करेंगे। अब हमें मोटर के ऊपर से हीट एक्सचेंजर को उठाना है। इस हीट एक्सचेंजर का वजन मोटर के 1/4 के लगभग होता है। मतलब मोटर के कुल वजन का 25% वजन इस हीट एक्सचेंजर के अंदर होता है। तो इसको हम अलग से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हीट एक्सचेंजर को हटा लिया है। अब हमें मोटर को एक ऐसे स्थान पर शिफ्ट करना है जहाँ पर ईओटी क्रेन अवेलेबल हो। तो यहाँ पर हमने मोटर को शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईओटी क्रेन अवेलेबल है। अब हमें इस मोटर के अंदर लगे हुए पार्ट्स को निकालना है। इस मोटर के अंदर सबसे पहले यहाँ पर आपको कपलिंग दिख रही है। इस कपलिंग को हमें निकालना है। ये कपलिंग मोटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसे निकालना बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो सबसे पहले हम इस कपलिंग को निकाल लेंगे। कपलिंग को निकालने के लिए कपलिंग को गर्म करना होता है। कपलिंग को बहुत ज़्यादा गर्म करने के साथ साथ कपलिंग पर पुलर भी लगाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम एक तरफ से कपलिंग को गर्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमने पुलर लगा रखा है और हाइड्रोलिक पुलर से इस कपलिंग को बाहर की तरफ धकेल रहे हैं। कपलिंग को निकालते वक्त हमें कंटिन्यू इसे गर्म करते रहना होगा। यदि हम इसे छोड़ देंगे तो हमारी कपलिंग फिर से ठंडी हो जाएगी और वह शाफ्ट पर चिपक जाएगी। और यदि कपलिंग एक बार मोटर की शाफ्ट पर चिपक गई तो उसको निकालना बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसीलिए जब आप कपलिंग निकालने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू कपलिंग को गर्म करते रहना होगा। उसके साथ साथ सारे टूल्स कपलिंग के पास में होने चाहिए और कपलिंग पर लगे होने चाहिए। यहाँ पर हमने कपलिंग को एक तरफ से ईओटी क्रेन से पकड़ रखा है और दूसरी तरफ से हम कपलिंग को बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारी जो कपलिंग है वह बाहर निकल गई है। इस कपलिंग का डायमीटर लगभग 800 mm तक है। अब हमें मोटर के दोनों तरफ के जो एंड कवर हैं उनको निकालना होगा। तो यहाँ पर एंड कवर के ऊपर एक सर्कुलर लगी होती है। इस सर्कुलर को हम निकाल लेंगे। सर्कुलर को निकालने के बाद एक प्लेट लगी होती है। इस प्लेट को भी हम निकाल लेंगे। इसे हम ग्रीस प्लेट कहते हैं। इसी प्लेट के ऊपर से ग्रीस वाली पाइप आती है और वो पाइप हमारे बेरिंग में चली जाती है। तो हमने इस प्लेट को भी बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हम एंड शील्ड कहते हैं या फिर एंड प्लेट कहते हैं। इस प्लेट को हमें निकालना होगा। इस प्लेट पर ही हमारी बेरिंग लगी हुई है। एसटी मोटर के अंदर टोटल 3 बेरिंग लगते हैं। इनमें से 2 रोलर बेरिंग होते हैं और एक बॉल बेरिंग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस एंड शील्ड पर रोलर बेरिंग लगे हुए हैं और इस रोलर बेरिंग की आप कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं। इस बेरिंग का लुब्रिकेशन पूरी तरीके से सूख चुका है। इस बेरिंग के अंदर जो ग्रीस लगा हुआ था वो ग्रीस आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सूख कर टाइट हो चुका है और बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। बेरिंग की इसी कंडीशन की वजह से हमें इस मोटर की ओवरहोलिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि इसी कारण मोटर का जो टेम्परेचर है, मोटर का जो बेरिंग टेम्परेचर है वो हाई हो रहा था। अब हमें इस मोटर की नॉन ड्राइव एंड पे लगी हुई स्लिप रिंग को खोलना होगा। यदि हम स्लिप रिंग को नहीं खोलेंगे तो स्लिप रिंग रोटर को निकालते वक्त टूट सकती है। इसलिए हम सावधानी के लिए स्लिप रिंग को खोलकर अलग कर लेंगे। यहाँ पर हमने जितने भी कनेक्शन खोले हैं उन सभी कनेक्शन को हमने पेपर में नोट कर लिया है। उसके साथ साथ हमने इन कनेक्शन का फोटो भी ले लिया है। रोटर की शाफ्ट पर बेरिंग का इनर पोर्शन लगा हुआ है, तो इसे भी हमें बाहर निकालना होगा। इसे निकालने के लिए हम फिर से इसे गर्म करेंगे। यहाँ पर हमने कटिंग टॉर्च लिया है। कटिंग टॉर्च से ही हम मोटर के पार्ट्स को गर्म करेंगे। तो इसको हम गर्म करके निकालेंगे। गर्म करने से ये फैल जाएगा और फैलने की वजह से आसानी से बाहर आ जाएगा। एसटी मोटर के अंदर हम जितने भी काम कर रहे हैं वो बड़ी सावधानी से कर रहे हैं। कहीं पर भी हमें ठोका पीटी करने की ज़रूरत नहीं है। हम आसानी से हर चीज़ को निकाल सकते हैं और आसानी से हर चीज़ को डाल सकते हैं। अब इस मोटर के अंदर यहाँ पर इम्पेलर लगा हुआ है। इस इम्पेलर को भी हमें बाहर निकालना होगा। इम्पेलर के ऊपर एक प्लेट लगी हुई है। इस प्लेट को हम पहले बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद इस इम्पेलर को भी बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को बाहर निकाल कर साइड में रख लिया है। अब हमें इस मोटर का रोटर बाहर निकालना है।
दोस्तों मोटर के अंदर रोटर निकालना बहुत ही कठिन कार्य होता है और बड़ी ही सावधानी से इसे करना होता है। यदि हम थोड़ी सी गलती करेंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर हमने रोटर को बाहर निकालने के लिए एक तरफ ईओटी क्रेन लगाई है और दूसरी तरफ हमने पाइप लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन ड्राइव एंड पर हमने लगभग 3 मीटर लंबा पाइप लगाया है। अब हमें रोटर को दो तरफ से उठाना होगा। एक तरफ हमने ईओटी क्रेन लगा रखी है और दूसरी तरफ हमने एक हेड्रा लगा रखा है। यहाँ पर जिस तरफ हमने पाइप लगाया था उस तरफ हमने हेड्रा लगाया है और दूसरी तरफ हमने ईओटी क्रेन लगाई है। इन दोनों की सहायता से हम धीरे धीरे करके पूरे रोटर को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रोटर को बड़ी सावधानी से बाहर निकाल लिया है। बिना किसी वाइंडिंग डैमेज के, बिना किसी स्क्रैच के हमने रोटर को बाहर निकाल लिया है। अब हमें स्टेटर और रोटर की जो वाइंडिंग है उसका निरीक्षण करना है। उसका निरीक्षण करने के बाद सबको चेक कर लेंगे कि कहीं पर टूट फूट तो नहीं हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रोटर है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, क्योंकि ये जो मोटर है यह 10 सालों से खुली नहीं थी। तो इसी कारण इसका स्टेटर और रोटर जो है वह बहुत ही ज़्यादा डस्टी हो चुका है। इसी कारण जो मोटर की मेगर वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा कम आ रही थी। इसकी जो मेगर वैल्यू है वो 50 मेगा ओम से भी कम थी और एसटी मोटर के अंदर मिनिमम वैल्यू 1 गीगा ओम से ज़्यादा होनी चाहिए और 50 मेगा ओम से भी कम वैल्यू तो मोटर के लिए बहुत ही डेंजर है। अब हम स्टेटर और रोटर की क्लीनिंग करेंगे। स्टेटर और रोटर की क्लीनिंग साधारण हवा से या फिर साधारण ब्लोवर से नहीं हो सकती है। उसके लिए बहुत हाई प्रेशर की एयर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्रेशर की एयर है। कंप्रेशर की एयर से हम सबसे पहले रोटर और स्टेटर के ऊपर जो डस्ट लगी हुई है उसको क्लीन कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रोटर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा डस्ट निकल रही है। इसी कारण जो हमारा रोटर है उसकी जो मेगर वैल्यू है वह बहुत ही कम आ रही थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रोटर और स्टेटर को पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है। अभी हमने इसको एयर से साफ़ कर दिया है। अब हमें क्लीनिंग एजेंट से भी इस रोटर और स्टेटर की वाइंडिंग को साफ़ करना है। क्लीनिंग एजेंट में हम पेट्रोल का यूज भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ मार्केट में आजकल क्लीनिंग एजेंट के नाम से बहुत सारे मटेरियल भी आ गए हैं। यहाँ पर हमने पेट्रोल मंगाया है। पेट्रोल से हम रोटर और स्टेटर को साफ़ कर लेंगे और अच्छी तरीके से इन दोनों को साफ़ किया जाएगा। रोटर और स्टेटर की क्लीनिंग करने में लगभग 5 लीटर पेट्रोल या फिर क्लीनिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। 5 लीटर से कम में यदि आप साफ़ करेंगे तो प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं होगा और यदि डस्ट बहुत ही ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा क्लीनिंग एजेंट भी लग सकता है। तो यहाँ पर हमने क्लीनिंग एजेंट से रोटर और स्टेटर को साफ़ कर दिया है। अब हमें इन पर वार्निश करनी है। यहाँ पर हमने रेड कोट वार्निश मंगाई है। रेड कोट वार्निश हम स्टेटर और रोटर की वाइंडिंग पर करेंगे। आप चाहें तो दूसरी वार्निश भी कर सकते हैं। रेड कोट वार्निश को सूखने में बहुत कम समय लगता है। उसके साथ ही यदि आप लिक्विड वाली वार्निश यूज़ करेंगे तो उस वार्निश के बाद आपको रोटर और स्टेटर को लगभग 24 घंटे के लिए हीटर में रखना होगा और इतना बड़ा हीटर मंगाना बहुत ही कॉस्टली हो सकता है। इसलिए हम रेड कोट वार्निश का यूज़ करेंगे जो इमीडिएट सूख जाती है। तो यहाँ पर हमने स्टेटर और रोटर पर रेड कोट वार्निश पूरी तरीके से कर दी है। हमने इसके ऊपर लगभग 2 कोट वार्निश का किया है और जिससे हमारा जो इंसुलेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया है। आप इसकी बाइंडिंग का कलर भी देख सकते हैं। पहले इसका जो कलर था वो ग्रे टाइप का था, अब इसका कलर रेड हो चुका है। अब हम रोटर और स्टेटर को 8 घंटे तक सूखने के लिए रख देंगे। हमने पूरी तरीके से इसको ढक दिया है और ढककर हम इसको रख देंगे। अब यहाँ पर 8 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा रोटर और स्टेटर पूरी तरीके से सूख चुका है। अब हमें इस पूरी मोटर को असेंबल करना है। सबसे पहले इस मोटर के अंदर हमें रोटर को डालना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रोटर को जिस तरीके से निकाला था उसी तरीके से इस मोटर के अंदर फिर से डाल दिया है। अब हम इस मोटर की सारी वैल्यू को फिर से एक बार चेक कर लेंगे। मोटर को असेंबल करने से पहले मोटर को चेक कर लेना सही रहता है। मान लीजिए कि यदि मोटर के अंदर वाइंडिंग में किसी भी दिक्कत होगी तो मीटर के अंदर वो आइडेंटिफाई हो जाएगी और यदि हमने मोटर को बंद कर दिया है और कोई दिक्कत आइडेंटिफाई होती है तो हम उसे रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे और मोटर को रेक्टिफाई करने के लिए पूरा खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने सारे टेस्ट हैं, टेस्ट किया है, DAR टेस्ट किया है, पाई वैल्यू चेक करी है, कैपेसिटेंस चेक किया है, उसके साथ साथ हमने लीकेज करंट चेक किया है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस भी चेक किया है। यहाँ पर आप मोटर के रोटर और स्टेटर की सारी वैल्यू देख सकते हैं। यहाँ पर हमने मोटर के अंदर जो जो भी टेस्ट किए हैं, यदि आप इस पर भी कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उन पर वीडियो लेकर प्लीज़ समझाऊंगा। तो यहाँ पर हमने मोटर के अंदर सारे टेस्ट कर लिए हैं। अब हमारी मोटर पूरी तरीके से ओके है। अब हम इसे फिर से असेंबल कर देंगे। असेंबल करने के लिए हम फिर से मोटर के रिवर्स में चलेंगे। हमने जिस तरीके से मोटर खोली थी उसी तरीके से मोटर को असेंबल भी करेंगे। हमने यहाँ पर मोटर के अंदर फ़ैन को लगा दिया है। अब फ़ैन के ऊपर जो कवर लगा था उस कवर को भी हमने यहाँ पर फिट कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बेरिंग है इस बेरिंग को हमें इस एंड शील्ड पर लगाना है। इस एंड शील्ड पर लगाने के लिए हम बेरिंग को इसके ऊपर रख कर हल्का सा ठोकेंगे तो बेरिंग अंदर चली जाएगी और बेरिंग के जो अंदर वाली शेल है, इनर डाया वाली जो सेल है, उसे हमें गर्म करके इस शाफ्ट पर चढ़ाना होगा। तो यहाँ पर हमने इसको लगभग 150 डिग्री तक गर्म किया था और गर्म करके शाफ्ट पर चढ़ा दिया था।
अब यहाँ पर हमने ड्राइव एंड साइड का बेरिंग लगा दिया है। अब इसी तरीके से हमें नॉन ड्राइव एंड का बेरिंग भी लगाना है। बेरिंग लगाने से पहले हमें स्लिप रिंग के कनेक्शन कर लेने होंगे। तो यहाँ पर हमने स्लिप रिंग को असेंबल कर लिया है और स्लिप रिंग को इसके अंदर फिट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर बेरिंग की सेल को चढ़ा देंगे। बेरिंग का जो इनर वाला पोर्शन है उसको शाफ्ट पर चढ़ा देंगे और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे हम इस एंड कवर पर लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हम एंड कवर पर इस बेरिंग को लगा रहे हैं। अब इस मोटर में दोनों तरफ हमें एंड कवर लगाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एंड कवर लगा लिए हैं। एंड कवर लगाने के बाद इस एंड कवर पर हमें एक और प्लेट लगानी है। इसे हम ग्रीस प्लेट कहते हैं। इसके ऊपर ग्रीस वाला पाइप लगा होता है। इसी पाइप से हम मोटर के बेरिंग के अंदर ग्रीस करते हैं। यहाँ पर हम मोटर को पूरी तरीके से असेंबल कर लिया है। इस मोटर के अंदर एक और टफ काम होता है कपलिंग को चढ़ाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो कपलिंग है वह लगभग 800 mm डायमीटर की है। इस कपलिंग को हमें मोटर की शाफ्ट पर चढ़ाना होगा। मोटर की शाफ्ट पर लगाने से पहले हमें इसे गर्म करना होगा। इसे जब तक गर्म करना होगा जब तक इसका टेम्परेचर 150 डिग्री तक ना आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दो कटिंग टॉर्च लगा रखी है। इस कटिंग टॉर्च की सहायता से हम इस पूरी कपलिंग को गर्म कर देंगे। आप चाहे तो ऑयल से भी इस कपलिंग को गर्म कर सकते हैं, लेकिन ऑयल वाले मेथड से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम कटिंग सेट से इस कपलिंग को गर्म कर लेंगे। लगभग 4 घंटे तक गर्म करने के बाद इस कपलिंग का जो टेम्परेचर है वो 150 डिग्री तक हो गया है। अब हम इसे मोटर की शाफ्ट पर चढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस कपलिंग को हमने मोटर की शाफ्ट पर चढ़ा दिया है। इस शाफ्ट पर कपलिंग को हमने बहुत ही आसान तरीके से चढ़ा लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कपलिंग पूरी तरीके से इस शाफ्ट के ऊपर चढ़ गई है। यदि आप कपलिंग को सही तरीके से नहीं चढ़ाएंगे तो कपलिंग की वजह से आपकी मोटर की शाफ्ट खराब हो सकती है, कपलिंग मोटर के साथ चिपक सकती है। तो कपलिंग को जब तक आप शाफ्ट के अंदर ना डाल दें जब तक उसको गर्म करते रहना होता है। तो यहाँ पर हमारी कपलिंग पूरी तरीके से मोटर की शाफ्ट पर लग गई है। अब इसे हमें ठंडा करना होगा। यहाँ पर हमने कूलिंग एयर का यूज किया है, उसके साथ ही हमने ब्लोअर की एयर का यूज भी किया है। इन दोनों एयर की सहायता से हम इस कपलिंग को ठंडा करेंगे। यदि हम इसे ठंडा नहीं करेंगे तो कपलिंग की जो हीटिंग है वह रोटर से होती हुई वाइंडिंग में चली जाएगी और वाइंडिंग को वीक कर सकती है, इसलिए हम इसे जल्दी से ठंडा कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी मोटर पूरी तरीके से असेंबल हो चुकी है। इस मोटर पर कपलिंग लगाने वाला काम था वो भी हमने कर दिया है। अब इस मोटर पर हमें कलर करना है। इस पर हम ग्रे कलर करेंगे, उसके साथ ही स्टेटर, रोटर और जो जो इसके अंदर डिवाइसेज है वहाँ पर इसका नाम लिख दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मोटर पर पूरी तरीके से रंग कर दिया है और मोटर बहुत ही सुंदर दिख रही है। अब इस मोटर को हमें फाउंडेशन पर शिफ्ट करना है। फाउंडेशन पर शिफ्ट करने के लिए हम फिर से इस मोटर को उठाएंगे यहाँ से और यहाँ से उठाकर फाउंडेशन तक लेके जाएंगे। अब इस मोटर को हमने फाउंडेशन पर रख दिया है। फाउंडेशन पर रखने के बाद मोटर का अलाइनमेंट करना होता है। अलाइनमेंट मोटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यदि हम गलत अलाइनमेंट करेंगे तो हमारी मोटर की कपलिंग कुछ दिनों में ख़राब हो जाएगी, उसके साथ साथ बेरिंग भी ख़राब हो सकते हैं। तो हमें मोटर का अलाइनमेंट करना है। यहाँ पर हम लेजर मेथड से इस मोटर का अलाइनमेंट करने वाले हैं। मोटर की शाफ्ट पर और फैन की शाफ्ट पर लेजर अलाइनमेंट के लिए अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेजर अलाइनमेंट करने के लिए इस तरह का एक मीटर का यूज़ होता है। इस मीटर के अंदर हमें पता चल जाता है कि किस तरफ मोटर को अलाइनमेंट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें मोटर को इस तरफ अलाइन करना है, तो हम मोटर को थोड़ा सा इस तरफ धकेलेंगे। यहाँ पर मोटर का अलाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। जब तक मोटर का अलाइनमेंट ना हो जाए जब तक मोटर के फाउंडेशन बोल्ट टाइट नहीं करनी चाहिए, उसके साथ ही मोटर के पावर कनेक्शन भी नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा मोटर का अलाइनमेंट हो गया है। अब हम इसके फाउंडेशन बोल्ट पूरी तरीके से टाइट कर देंगे और इस मोटर के अंदर स्टेटर और रोटर के कनेक्शन भी कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी मोटर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। मोटर के अंदर कनेक्शन भी हो गए हैं। अब इस मोटर का ट्रायल लेना है। मोटर की ओवरलोडिंग होने के बाद मोटर का हमेशा नो लोड पर ट्रायल लिया जाता है। आप चाहे तो 415 वोल्ट की पावर सप्लाई देकर भी इस मोटर का ट्रायल ले सकते हैं। हमारे पास 415 वोल्ट की पावर सप्लाई नियर बाई अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हम 6.6 पर ही मोटर को चलाने वाले हैं। यहाँ पर हम मोटर को GRR के अंदर चलाएंगे। तो GRR के अंदर सबसे लो RPM पर हम मोटर को रन करने वाले हैं। मोटर को नो लोड पर चलाने से पहले मोटर के साथ जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, जो पैरेलल के अंदर कैपेसिटर लगे हैं, उनके कनेक्शन हमें रिमूव कर देने होंगे। यदि हम कैपेसिटर को लगे रहने देंगे तो कैपेसिटर से बैक पावर सप्लाई मोटर के अंदर आ सकती है, जिससे मोटर की वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। इसलिए हम कैपेसिटर को रिमूव कर लेंगे। यहाँ पर हमने कैपेसिटर को रिमूव कर दिया है। हमारी जो मोटर है अब नो लोड पर चलाने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं हमने मोटर को रन कर दिया है। हमारी मोटर अच्छी तरीके से चल रही है। यदि मोटर के अंदर कोई भी दिक्कत होती तो इसके अंदर साउंड आता या फिर वाइब्रेशन होता, तो इस तरह का कोई भी हमें ऑब्जर्वेशन नहीं मिला है। हमारी मोटर बहुत सही तरीके से चल रही है। अब हम मोटर का करंट चेक कर लेंगे, वाइब्रेशन चेक कर लेंगे, बेरिंग टेम्परेचर, वाइंडिंग टेम्परेचर चेक कर लेंगे। जो भी मोटर के अंदर पैरामीटर्स होते हैं वो सारे पैरामीटर हमें चेक करने होंगे। उसके साथ साथ कितना वोल्टेज, कितना पावर फैक्टर और मोटर के अंदर कितना वाइब्रेशन चल रहा है वो सारी चीज़ हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी मोटर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। इसका ट्रायल भी हो चुका है। इसके बाद लास्ट काम बचता है मोटर की कपलिंग को आपस में जोड़ना। मोटर की कपलिंग फैन के साथ जुड़ी हुई थी, तो फैन की कपलिंग और मोटर की कपलिंग को आपस में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद हम मोटर को आसानी से चला सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने मोटर ओवरहोलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। मोटर ओवरहोलिंग से रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है। यदि आपके अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
और फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत टाइम लगा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।